हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। 1857 का विद्रोह, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सिपाही विद्रोह या फिर जिसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, यह विद्रोह भारतीय इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था। 1857 की यह गौरवपूर्ण घटना अचानक नहीं घटी थी, बल्कि इस विद्रोह की बीज ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे होने से पहले ब्रिटिश नीतियों के तहत बोई जा चुकी थी। 1857 तक आते आते ना जाने कितने छोटे छोटे विद्रोह हुए, लेकिन सब का बांध तो 1857 के देशव्यापी विद्रोह में ही फूटा, जिसने कंपनी के शासन को झकझोर कर रख दिया था। इस विद्रोह की शुरुआत एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन शीघ्र ही इस विद्रोह ने समूचे भारत की जनता, कृषकों, मजदूरों, शिल्पकारों, जनजातियों एवं राजवाड़ों को अपने में समाहित कर लिया। जिस समय यह गौरवपूर्ण घटना घटी, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पाल्मस्टन थे, जबकि भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो जब यह घटना घटी तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाल्मस्टन। यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए आपको यह याद रखना है। और जब यह 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। तो यह दोनों प्रश्न पूछा गया है और आपको यह याद भी रखना है। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह के होने के क्या क्या कारण थे। तो आइए उस कारण के बारे में बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के कई कारण थे। तो कौन कौन से कारण थे? जैसे राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण एवं सैनिक कारण था इस विद्रोह के होने के, यानी इतने सारे कारण थे। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं इन सभी कारणों पर कि इस विद्रोह के होने के जो पहले कारण थे वह है राजनीतिक कारण। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो 1857 के विद्रोह के वैसे तो अगर बात करें तो कई राजनीतिक कारण थे, लेकिन अगर उनमें से कुछ प्रमुख कारण की बात की जाए, प्रमुख राजनीतिक कारण की बात की जाए, तो जैसे वेलेस्ली की सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी की व्युत्पत्ति की नीति, जिसे विलय की नीति भी कहा जाता है, इसके अलावा भारतीय नरेशों का, भारतीय व्यक्तियों का उपाधियों का अंत करना, पेंशन की समाप्ति करना एवं भारतीय राजाओं के साथ दुर्व्यवहार करना। तो अंग्रेजों की इन सभी राजनीतिक नीतियों ने, राजनीतिक कारण ने इस विप्लव को, इस विद्रोह को बढ़ावा देने का कार्य किया था। अब बात करते हैं अगले कारण के बारे में, वह है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण की बात की जाए तो कंपनी शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार, विशेष करके अगर बात की जाए तो पुलिस, अधीनस्थ न्यायालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, तो उसी वजह से
हम लोग कह सकते हैं कि प्रशासनिक कारण भी इस विद्रोह को बढ़ावा देने में मदद किया था। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि आज जो हम लोग भारत में भ्रष्टाचार देख रहे हैं तो उसकी नींव कंपनी शासन के दौरान ही रखी गई थी, यानी उसकी नींव जो है कंपनी शासन के द्वारा ही रखी गई थी, जिस भ्रष्टाचार को आज हम लोग भारत में देख रहे हैं। अब बात करते हैं अगले कारण के बारे में, तो वह है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की अगर बात की जाए तो अंग्रेजों की 3 तरह की भू राजस्व नीति, उसके साथ साथ कृषि का व्यवसायीकरण करना, कृषि का वाणिज्यीकरण करना, धन का निष्कासन करना एवं भारतीय हस्तकला उद्योग का विनाश करना, यह सभी कारण आर्थिक कारण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें हम लोग सामाजिक कारण के बारे में, तो सामाजिक क्षेत्र में वैसे तो अंग्रेजों ने काफी अच्छा कार्य किया था, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, शिशु हत्या, नरबली हत्या, यानी नरबली प्रथा पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। कहने का मतलब यह हुआ कि अंग्रेजों ने सामाजिक क्षेत्र में तो अच्छा कार्य किया था, जैसे सती प्रथा, शिशु हत्या, नरबली प्रथा, दास प्रथा, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथी भारतीयों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथी भारतीयों ने अंग्रेजों के इस कार्य को अपने आत्मसम्मान के खिलाफ माना था। तो इस वजह से उन रूढ़िवादी एवं कट्टरपंथी भारतीयों ने भारतीय जनमानस को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काने का कार्य किया था। अब बात करें कि धार्मिक कारण के बारे में, तो इसके अंतर्गत क्या था कि अंग्रेजों ने भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू कर दिया था। इस समय धर्म को ही सर्वोच्च पद माना गया था। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर कोई भारतीय ईसाई धर्म को अपना लिया तो उसकी पदोन्नति कर दी जाती थी, लेकिन जो भारतीय या जो व्यक्ति भारतीय धर्म को मान रहे थे उसको हर तरीके से अपमानित किया जाता था। अब बात करते हैं सैनिक कारण के बारे में। तो सैनिक कारण की बात की जाए तो उस समय भारतीय सैनिक एवं यूरोपीय सैनिक अर्थात अंग्रेज सैनिक के बीच में भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। अंग्रेज सैनिकों के कंपेयर में भारतीय सैनिकों को बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, मात्र 7 रुपए महीने वेतन दिया जाता था। इसके साथ साथ भारतीय सैनिकों को सिर पर पगड़ी बांधना, माथे पर टीका लगाना एवं कानों में कुंडल पहनने से रोक लगा दिया गया था। इसके अलावा 1856 के सामान्य सेना भर्ती अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने सभी सैनिकों को समुद्र पार करना अनिवार्य कर दिया था। समुद्र पार करना अनिवार्य का मतलब यह हुआ कि 1856 के सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने यह प्रावधान किया कि अगर सरकार की जरूरत समुद्र के पार भी अगर है, यानी सरकार को अगर जरूरत समुद्र के पार भी पड़ता है,
तो किसी भी सैनिक को समुद्र पार करना पड़ेगा, चाहे वह भारतीय सैनिक ही क्यों ना हो। लेकिन उस समय भारतीय सैनिक, भारतीय लोग समुद्र को पार करना धर्म के खिलाफ मानते थे। तो इस वजह से उन सैनिकों को लगा कि अंग्रेज हमें विधर्मी बनाना चाहते हैं। तो इसी वजह से धीरे धीरे सैनिकों के मन में कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना बढ़ते चली गई थी। तो इन सभी कारणों के होते हुए, लेकिन जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तात्कालिक कारण था, यानी कारण तो यह सभी थे, लेकिन इन सभी कारणों को एक मौका चाहिए था। और वो मौका किसने दिया था? तो वो मौका दिया था तात्कालिक कारण ने। तो बात करते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण की अगर बात करें तो वह था चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करना। तो बात करें, यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, तो वह था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। या फिर ऑप्शन में क्या होता है कि कभी कभी इसे नहीं दिया जाता है बल्कि इसे लिख दिया जाता है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसका क्या अर्थ है और इसे हम लोग कैसे समझेंगे, तो जब हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तो इस लाइन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिलहाल यह जानिए कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। लेकिन अगर एग्जाम में आपसे यह पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे या क्या क्या कारण थे, तो यह जितने भी कारण थे वह सभी के सभी आंसर हो जाएंगे। लेकिन तात्कालिक कारण में आपको यह देना है जवाब। तो आइए बात करते हैं इस तात्कालिक कारण के बारे में। दिसंबर 1856 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक, जिसका नाम ब्राउन बेस था, तो दिसंबर 1856 ईस्वी को पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के जगह एक नए एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निश्चय किया। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल का प्रयोग की शुरुआत कब की गई थी, तो वह दिसंबर 1856 ईस्वी को। तो यह जो पुराने बंदूक ब्राउन बेस के जगह जो नया राइफल लाया गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, यह एनफील्ड राइफल इस चर्बी वाले कारतूस से चलता था। यानी इस राइफल को चलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था, तो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग किया जाता था। और इस कारतूस का निर्माण बुलिज आर्सेनल कारखाना या फिर बुलिज शस्त्रागार कारखाना में इस चर्बी वाले कारतूस का निर्माण किया जाता था। और इस कारतूस का प्रयोग करने से पहले उसके ऊपरी भाग को मुंह से काटना होता था। इस राइफल को चलाने का प्रशिक्षण डमडम, अंबाला एवं सियालकोट में दिया जाना था। फिर क्या हुआ कि जनवरी 1857 ईस्वी को बंगाल सेना में एक अफवाह फैली। वह अफवाह यह थी कि इस चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। फिर क्या था कि हिंदू एवं मुस्लिम सैनिक इस बात को सुनकर आग बबूला हो उठे। लेकिन
जब यह अफवाह फैला तब अंग्रेज सेना अधिकारियों ने इस अफवाह का खंडन किए बिना, इस अफवाह का जांच किए बिना इसका खंडन कर दिया। कहने का मतलब उन अंग्रेज अधिकारियों ने यह कह दिया बिना जांच किए हुए कि इसमें किसी भी तरह का गाय या सूअर की चर्बी नहीं मिलाया गया है। लेकिन भारतीय सैनिकों को यह विश्वास हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहती है, और यही इस विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन में जब तात्कालिक मतलब एग्जाम में जब तात्कालिक कारण पूछा जाता है इस विद्रोह का, तो ऑप्शन में चर्बी वाला कारतूस ना लिखकर उसके जगह यह ऑप्शन लिख दिया जाता है कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। मतलब भारतीय सेनाओं को यह संदेह हो गया था कि अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप करना चाह रहा है, अंग्रेज उसके धर्म को भ्रष्ट करना चाह रहा है। यह भारतीय सैनिकों को संदेह हो गया था, चाहे वह हिंदू सैनिक हो चाहे वह मुस्लिम सैनिक हो। तो यही इस विद्रोह का तात्कालिक कारण था। तो चलिए कारण पर हम लोग बात कर लिए। अब बात करते हैं कि जब कारण पता चल गया, यानी अब विद्रोह शुरू होना था, तब इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, यानी प्रतीक क्या था इस विद्रोह का। तो विद्रोह का प्रतीक था कमल और रोटी, या फिर हम कह सकते हैं कमल और चपाती, मतलब कमल का फूल और रोटी या फिर चपाती इस विद्रोह का प्रतीक था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इस विद्रोह की शुरुआत के बारे में बात की जाए तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट अर्थात 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने इस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, और मना करते हुए उसने विद्रोह शुरू किया, विद्रोह की आवाज उठाई। और तब जाकर क्या हुआ कि कुछ अंग्रेज अधिकारी उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मंगल पांडे ने उन अंग्रेज अधिकारियों पर गोली चला दी। और वो अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे, तो सार्जेंट ह्यूडसन और दूसरा लेफ्टिनेंट बाग, जिसमें से बाग की मृत्यु हो गई लेकिन ह्यूडसन बच गया था। फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद मंगल पांडे पकड़ा गया, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी की सजा दे दी गई। जब 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, तब इनके फांसी की सजा की खबर मेरठ पहुंची। और इससे पहले हम लोग यह बात कर लेते हैं कि मंगल पांडे कहां के निवासी थे। तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर जिला के निवासी थे, लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो अब वही क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बलिया में पड़ता है। तो वर्तमान अगर भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के थे, लेकिन उस समय वह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला के थे। तो जब इनको फांसी देने की खबर मेरठ पहुंची, तब क्या हुआ कि मेरठ के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करते हुए उन्होंने 10 मई 1857 ईस्वी को खुला विद्रोह कर दिया, यानी खुले रूप से विद्रोह कर दिया। स्वतंत्र रूप से इन लोगों ने विद्रोह की घोषणा कर दी। किसने? तो मेरठ के सैनिकों ने। तो वैसे देखा जाए तो इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को। कहां से? तो बैरकपुर छावनी से। यह बैरकपुर कहां पड़ता है? तो बंगाल के मुर्शिदाबाद के समीप बैरकपुर छावनी था।
यानी यह जगह बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब बात करें कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे, तो 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक थे। तो विद्रोह की शुरुआत तो 29 मार्च 1857 को हुई, लेकिन उस समय सिर्फ मतलब अचानक मंगल पांडे कर दिए थे। लेकिन इस विद्रोह को स्वतंत्र रूप से जिसकी शुरुआत की गई, विधिवत रूप से जब शुरुआत की गई, तो वह कब की गई थी, तो 10 मई 1857 ईस्वी को। किसने किया था, तो मेरठ छावनी के सैनिकों ने किया था। तो इस वजह से यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है कि जब एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो कभी कभी क्या होता है कि यह डेट नहीं दिया जाता है, 29 मार्च 1857 नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन में क्या होता है कि 10 मई 1857 दिया जाता है, तो उस समय आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर मानिए कि 10 मई 1857 भी दिया हो और 29 मार्च 1857 भी दिया हो, तो तब आंसर ये 29 मार्च 1857 ईस्वी होगा। लेकिन जब ये ना दे तब ईस्वी 10 मई माना जाएगा कि उसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई। तो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह करते हुए ये लोग 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली में लाल किला पहुंचे और फिर 12 मई 1857 ईस्वी को इन सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करते हुए मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। तो ये लोग दिल्ली कब पहुंचे, तो 11 मई। दिल्ली पर अधिकार कब किया इन लोगों ने, जिस पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो 12 मई को किया। और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट फिर से घोषित कब किया गया, तो वह 12 मई को किया गया। किसने किया, तो मेरठ छावनी के सैनिकों ने किया था। तो जब 12 मई को इन सैनिकों के द्वारा फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया, तब इस दिल्ली विजय की आग जो है, मतलब इस दिल्ली विजय की जो हवा जो है पूरे भारत में एक आग की तरह फैली। और उसके बाद फिर सभी राजाओं एवं राजवाड़ों को पत्र लिखा गया कि इस विद्रोह में शामिल होने के लिए। तो शुरुआत तो हम लोग देख लिए और किसे नेता चुना गया वह भी हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस विद्रोह के दौरान भारत में कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे और फिर भारत के तरफ से किसने किसने नेतृत्व किया और अंग्रेज की तरफ से किसने किसने नेतृत्व किया। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंतर्गत, इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोगों को एक चार्ट याद रखना पड़ेगा। वह चार्ट क्या है कि कौन कौन से प्रमुख केंद्र हैं। जैसे यहां दिल्ली से लेकर जो भी इधर रेड पेन से जो लिखा गया है वह केंद्र है, भारत में महत्वपूर्ण केंद्र इस विद्रोह का। उसके बाद नेतृत्वकर्ता की बात करें तो यह जो ब्लैक पेन से जो लिखा गया है यह भारतीयों के द्वारा जिसने जिसने भी नेतृत्व प्रदान किया था अलग अलग केंद्रों पर, तो उसका नाम लिखा गया, या जो भी ब्लैक मार्कर से लिखा गया है। अब बात करते हैं ब्लू मार्कर से जो भी लिखा गया है वह अंग्रेजों के द्वारा जो नेतृत्व प्रदान किया गया था अलग अलग केंद्रों पर, उसका नाम लिखा गया है। तो इस चार्ट को आपको याद रखना है क्योंकि यहां से ही एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन इसके अलावा इस चार्ट से जो भी एडिशनल बातें हैं जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं, एक एक करके अलग अलग केंद्र के बारे में बात की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में।
कि दिल्ली में भारतीयों की तरफ से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय एवं बख्त खां। जबकि अंग्रेजों के तरफ से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? निकलसन एवं हडसन ने। तो आइए अब इसके बारे में पहले जो भी एडिशनल बातें हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो दिल्ली में भारतीयों के तरफ से नेतृत्व बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे या बहादुर शाह जफर कर रहे थे, लेकिन यह सिर्फ औपचारिक एवं नाम मात्र के नेतृत्व करता थे। जबकि वास्तविक नेतृत्व दिल्ली में किसने प्रदान किया था? कौन वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे? तो वो थे बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति बख्त खां। ऐसा इसलिए क्योंकि बहादुर शाह द्वितीय वृद्ध एवं कमजोर हो चुके थे, वो कुशल नेतृत्व नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से दिल्ली में जो वास्तविक नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो वह बख्त खान ने किया था। और बख्त खान कौन थे? तो बहादुर शाह द्वितीय के सेनापति थे, जो बरेली में इस युद्ध का नेतृत्व करते हुए वहां के सैनिकों को दिल्ली लेकर आ गए थे। तो जब यह दिल्ली लेकर आ गए तब बहादुर शाह द्वितीय ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था, क्योंकि वास्तविक नेतृत्व दिल्ली में किसने प्रदान किया था? बख्त खान ने किया था। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कि बहादुर शाह द्वितीय ने किसे साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था? तो किसे किया था? बख्त खान को किया था। अब फिर क्या होता है कि कभी कभी प्रश्न जो पूछा जाता है मैचिंग वाला, तो उसमें क्या होता है कि जैसे पूछा जाता है कि दिल्ली का नेतृत्व किस भारतीय ने किया था, तो वहां कभी कभी क्या होता है कि बहादुर शाह द्वितीय का नाम नहीं दिया जाता है, बल्कि किनका नाम दे दिया जाता है? तो बख्त खान का नाम दे दिया जाता है। तो इस वजह से यह पूरा बात आपको पता होना चाहिए ताकि एग्जाम में आप कंफ्यूज ना होइए। अगर बहादुर शाह द्वितीय नहीं दिया हुआ है तब आंसर क्या होगा? बख्त खान हो जाएगा। अब बात करते हैं कि लगभग 3 महीने के घेराबंदी के बाद, यानी दिल्ली पर भारतीयों का जो है, भारतीय सैनिकों का, विद्रोहियों का जो फिर से अधिकार हो गया था, तो अंग्रेजों ने क्या किया? निकलसन एवं हडसन के नेतृत्व में दिल्ली का घेराबंदी कर दिया था। और लगभग 3 महीने की घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और कब किया? तो 20 सितंबर 1857 ईस्वी को इन लोगों ने फिर से दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो जब अंग्रेजों का फिर से दिल्ली पर अधिकार हुआ तो कहने का मतलब यह हुआ कि भारत में जितने भी प्रमुख केंद्र थे उन सभी में से अंग्रेजों का फिर से किस केंद्र पर अधिकार हुआ था? तो वह था दिल्ली। यह प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किन केंद्रों पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हुआ था? तो भारत के इन सभी केंद्रों में से सर्वप्रथम अंग्रेजों का दिल्ली पर ही अधिकार हुआ था। अब बात करें कि जब अंग्रेजों का फिर से दिल्ली पर अधिकार हो गया तब अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को उनकी पत्नी जीनत महल के साथ देश से निर्वासित करके इन्हें रंगून भेज दिया गया। और वहीं पर 7 नवंबर 1862 ईस्वी को बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इस संघर्ष में अंग्रेज अधिकारी निकलसन की भी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। और तब जाकर जब दिल्ली पर अंग्रेजों का फिर से अधिकार हुआ तब हडसन ने क्या किया कि बहादुर शाह को रंगून भेजकर दिल्ली में लाल किला के सामने इनके बेटे एवं पोते को गोली मार दिया। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें कि इस केंद्र से जो भी एडिशनल बातें हैं,
तो वह यह है कि इस विद्रोह के दौरान मशहूर उर्दू शायर या मशहूर उर्दू कवि जिनका नाम था मिर्जा गालिब, तो 1857 के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब दिल्ली में ही मौजूद थे और इन्होंने इस विद्रोह को अपने आंखों से देखा था। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से मशहूर उर्दू कवि या उर्दू शायर जिसने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था, तो वो थे मिर्जा गालिब। और मिर्जा गालिब का मूल निवास कहाँ था, यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आगरा में हुआ था। तो इनका मूल निवास भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि मिर्जा गालिब का जन्म कहाँ हुआ था, इनका मूल निवास कहाँ था, तो कहाँ था, आगरा में था। अब बात करें कि बहादुर शाह द्वितीय को तो रंगून भेज दिया गया, लेकिन ये जो बख्त खां जो उनका मदद कर रहे थे, उनके सेनापति थे, तो बख्त खान भागकर वह लखनऊ चले गए और वहीं पर 1859 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं अगले केंद्र के बारे में, तो वह है लखनऊ या फिर अवध। लखनऊ भी कह दिया जाता है या फिर अवध भी कहा जाता है। तो लखनऊ या फिर अवध के भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी भारत की तरफ से किसने नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, तो बेगम हजरत महल ने किए था, जबकि अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल किया था इस विद्रोह का नेतृत्व। तो बेगम हजरत महल ने अपने अल्पवयस्क पुत्र को गद्दी पर बैठाकर इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल ने गोरखा सैनिकों की मदद से फिर से लखनऊ या अवध पर अधिकार कर लिया। और अधिकार जब इसने किया तो बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया, बल्कि वह नेपाल भागकर चली गई थी। अब बात करते हैं कि अगले केंद्र के बारे में, वह है कानपुर। कानपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर नेतृत्व किसने प्रदान किया था भारत की तरफ से, नाना साहब, जबकि अंग्रेज की तरफ से कैंपबेल एवं हैवलॉक ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो यहां से जो एडिशनल बात पूछा जाता है वह यह है कि यहां पर नेतृत्व भले ही नाना साहब ने प्रदान किया था, लेकिन नाना साहब की सहायता के लिए दो व्यक्ति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वह दो व्यक्ति कौन कौन से थे, तो आइए एडिशनल बात करते हैं कानपुर से कि नाना साहब का सहयोग करने के लिए सहयोग जो किया था दो मुख्य व्यक्ति, वो एक थे तात्या टोपे और दूसरे का नाम था अजीमुल्ला। तो ये जो तात्या टोपे थे वो नाना साहब का सेनापति थे, यानी कमांडर इन चीफ थे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि नाना साहब के कमांडर इन चीफ या सेनापति कौन थे, तो तात्या टोपे थे। जबकि दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि नाना साहब का मदद सलाहकार के रूप में किसने किया था, तो सलाहकार के रूप में किसने किया था, वह अजीमुल्ला ने किया था। यह दोनों बात को आपको याद रखना है। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इन अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया गया, तब नाना साहब भागकर नेपाल चले गए और नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गए। तो बात करते हैं अब अगले केंद्र के बारे में, वह है झांसी। तो झांसी से किसने नेतृत्व प्रदान किया था, रानी लक्ष्मीबाई, जबकि अंग्रेज की तरफ से ह्यूरोज ने प्रदान किया था नेतृत्व। तो आइए बात करते हैं झांसी से। तो सबसे पहले बात की जाए कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम, वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, जिसे मनुबाई भी कहा जाता था। ये गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी, जबकि इनके दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव था। लेकिन डलहौजी ने विलय की नियुक्ति के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को झांसी से निकाल दिया था। तो इस वजह से जब यह विद्रोह शुरू हुआ
तब रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। फिर क्या था कि जब रानी लक्ष्मीबाई इस विद्रोह का नेतृत्व की, तब अंग्रेज अधिकारी हीरोज के सेना से जब इसका मुकाबला हुआ तो उससे पराजित हुई। पराजित होने के बाद यह झांसी से भागकर कालपी चली गई और कालपी से फिर भागकर ग्वालियर चली गई, जहां पर तात्या टोपे ने इनका मदद किया था। तो वहीं पर क्या हुआ कि फिर ग्वालियर में ही हीरोज की सेना के साथ संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हो गई। लेकिन तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मतलब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को जो प्राप्त हुई वह कहां पे हुई थी? ग्वालियर में हुई थी। तो ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसलिए यहां से जो प्रश्न यह बनेगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म एवं समाधि भी पूछा जाता है। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? वह वाराणसी में हुआ था एवं इनकी समाधि, चूंकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी तो इस वजह से इनकी समाधि भी ग्वालियर में ही है। अब बात करते हैं कि जब हीरोज की सेना से वीरता पूर्वक लड़ते हुए यह ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हुई, तब हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में एक कथन कहा था कि यहां पर जो भी भारतीय विद्रोही सोए हुए हैं उनमें से एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई है। तो यह कथन किसने कहा था? तो अंग्रेज अधिकारी हीरोज ने कहा था। लेकिन जब ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे को पराजय का सामना करना पड़ा, तब तात्या टोपे ग्वालियर से भागकर वह खानदेश एवं राजस्थान के जंगलों में चले गए और वहीं पर जो है इन्होंने गुरिल्ला युद्ध का संचालन करने लगे। लेकिन फिर क्या था कि अब अगर हम लोग तात्या टोपे से अगर बात करें तो तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। यह प्रश्न पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। यह वही तात्या टोपे थे जो नाना साहब के सेनापति थे। लेकिन क्या हुआ कि यह राजस्थान एवं खानदेश के जंगलों में गुरिल्ला युद्ध का संचालन करने लगे, वहीं रहने लगे। लेकिन इनके जो विश्वास पात्र मित्र थे जिनका नाम था मान सिंह, तो मान सिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया। मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया और उस समय पकड़वाया जब तात्या टोपे पारो के जंगल में अपने कैंप में सोए हुए थे। तो धोखे से मान सिंह ने इसे पकड़वा दिया और फिर 1859 ईस्वी को अंग्रेजों ने इसे फांसी की सजा दे दी। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए, 1857 के विद्रोह के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे उसके मित्र ने धोखे से पकड़वा दिया था, जिसे उसके मित्र ने उसके साथ विश्वासघात किया था। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? तात्या टोपे। और इनके मित्र का नाम क्या था? तो मान सिंह। अब चलिए बात करते हैं आगे कि अगला केंद्र था इलाहाबाद। तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? लियाकत अली, और जबकि अंग्रेज की तरफ से कर्नल नील ने। फिर बनारस में भी लियाकत अली, जबकि अंग्रेज की तरफ से कर्नल नील ने नेतृत्व प्रदान किया था। अब बात करें बरेली से, तो बरेली से
खान बहादुर खां भारत के तरफ मतलब भारतीयों के तरफ से, जबकि अंग्रेज के तरफ से विसेंट आयर ने यहाँ नेतृत्व प्रदान किया था। फिर बात करें फतेहपुर से तो अजीमुल्ला ने, जबकि अंग्रेज के तरफ से रेनाड ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। अब बात करते हैं फैजाबाद। तो फैजाबाद में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? मौलवी अहमदुल्ला। कहीं कहीं मौलवी अहमद उल्ला भी लिख दिया जाता है, तो दोनों नाम आपको याद रखना है, मौलवी अहमदुल्ला या फिर मौलवी अहमद उल्ला। तो मौलवी अहमद उल्ला भारत के तरफ से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे भारतीयों के तरफ से, जबकि अंग्रेज के तरफ से रेनाड जो है नेतृत्व प्रदान किया था। तो अब बात करते हैं एडिशनल बातें मौलवी अहमदुल्ला के बारे में कि मौलवी अहमदुल्ला इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन कौन थे? तो मौलवी अहमदुल्ला थे। यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आपको यहां पर यह पॉइंट याद रखना है। और उसके साथ साथ चूंकि यह अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे, तो इस वजह से अंग्रेजों ने इनको पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किया था। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। अगला मुख्य केंद्र बिहार। तो बिहार से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? वीर कुंवर सिंह, जबकि अंग्रेज के तरफ से विलियम टेलर ने नेतृत्व प्रदान किया था। तो आइए बिहार से जो है कुछ एडिशनल बातें हम लोग जानते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यह बात करते हैं कि बिहार में इस विद्रोह का केंद्र कौन कौन सा था? तो इस विद्रोह का केंद्र दानापुर, जगदीशपुर जो शाहाबाद या आरा जिले के अंतर्गत आता था। फिर बात करें पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर, यह विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। कहां पर? तो बिहार में। तो यह सभी केंद्रों को आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जगह 1857 के विद्रोह का केंद्र नहीं था? तो चूंकि अगर आप केंद्र याद रख लीजिएगा तो उसके निगेटिव ऑप्शन को आप छांट लीजिएगा। तो केंद्र बिहार में कौन कौन से जगह थे? तो दानापुर, जगदीशपुर या जिसके जगह कभी कभी शाहाबाद या आरा भी लिख दिया जाता है। फिर बात करें पटना, गया एवं मुजफ्फरपुर इसके प्रमुख केंद्र थे बिहार में। अब बात करें कि बिहार में सर्वप्रथम इस विद्रोह की जो शुरुआत हुई वह दानापुर से हुई थी। कहां से हुई थी? दानापुर से हुई थी। और दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह को शुरू करते हुए यह लोग भागकर जगदीशपुर पहुंचे, अर्थात शाहाबाद जिला या आरा जिला पहुंचे, और वहां पर जगदीशपुर के जमींदार या जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह को इन लोगों ने, दानापुर के विद्रोहियों ने वीर कुंवर सिंह को अपना नेता मान लिया। तो वीर कुंवर सिंह जो ब्रिटिश नीतियों के तहत, ब्रिटिश नीतियों के वजह से उनकी जमींदारी चली गई थी, तो इस वजह से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस विद्रोह का नेतृत्व किया था बिहार से। तो आइए बात करते हैं कि बिहार में नेतृत्व किसने प्रदान किया था? वीर कुंवर सिंह। और वो कहां के जमींदार थे, कहां के राजा थे? तो जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर किस जिले के अंतर्गत पड़ता था? शाहाबाद जिले या आरा जिले। तो यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बिहार में तो इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया ही, अलग से पूछ लिया जाता है कि इन्होंने कहां नेतृत्व प्रदान किया। उसमें कभी आरा लिख दिया जाता है, कभी शाहाबाद लिख दिया जाता है और कभी जगदीशपुर लिख दिया जाता है। तो जब जब वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया, तब इन्होंने अपने गृह जिला शाहाबाद को अंग्रेजों से सर्वप्रथम मुक्त कराया, और मुक्त कराने के बाद जो है इन्होंने आजमगढ़, रीवा, लखनऊ तक जो है विद्रोह का झंडा फहराया था। और उसके बाद जो है जब लखनऊ तक इन्होंने विद्रोह का झंडा फहराया, तब वहां से वापस जगदीशपुर ये लौट रहे थे, और जगदीशपुर लौटने के क्रम में इनके बाह में अंग्रेज सैनिकों ने गोली मार दी,
और गोली लगने से इनके संपूर्ण शरीर में कहीं उसका जहर ना फैल जाए, तो इस वजह से वीर कुंवर सिंह ने अपने बाह को अपने तलवार से काटकर गंगा में अर्पित कर दिया था। और इस तरह से वह घायल अवस्था में ही 24 अप्रैल 1858 ईस्वी को वह जगदीशपुर पहुंचे और घायल होने के वजह से 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। तो जब वीर कुंवर सिंह इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे तो उस समय उनकी आयु 80 वर्ष थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें अदम्य साहस था। 80 वर्ष होने के बावजूद भी 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो आइए अब बात करते हैं कि 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इनकी मृत्यु के बाद इनके छोटे भाई अमर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन वीर कुंवर सिंह की तरह यह नेतृत्व प्रदान नहीं कर सके और इस वजह से इन क्षेत्रों पर फिर से अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब बात करते हैं कि इन केंद्रों के अलावा अब कुछ ऐसे केंद्र भी हैं जहां से सिर्फ भारतीय नेतृत्वकर्ता का नाम पूछा जाता है। जैसे मेरठ से किसने नेतृत्व प्रदान किया था? कदम सिंह ने। फिर मथुरा से किसने प्रदान किया था? देवी सिंह ने। जबकि गोरखपुर से किसने प्रदान किया था? गजाधर सिंह ने। और फिर असम से अगर बात करें तो असम से दीवान मनीराम दत्त ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगर असम से बात करें तो असम के अंतिम राजा जिनका नाम था पुरंदर सिंह, तो उनके दीवान जिनका नाम था मनीराम दत्त। तो मनीराम दत्त ने असम के अंतिम राजा पुरंदर सिंह के पोते को राजा घोषित करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को शुरू किया। लेकिन बहुत जल्द ही अंग्रेज अधिकारी मनीराम दत्त को कैद कर लिया और कैद करने के बाद जो है इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह से असम में इस विद्रोह का दमन किया गया था। तो यह तो था भारत में इस विद्रोह का प्रमुख केंद्र एवं नेतृत्वकर्ता। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह के दौरान किन किन अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी। तो बात करें कि दिल्ली में निकलसन की मृत्यु हो गई थी, जबकि लखनऊ में 3 अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। तो 3 अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? तो एक थे हैवलॉक, दूसरे थे कर्नल नील और तीसरे का नाम था हेनरी लॉरेंस। इन तीनों अंग्रेज अधिकारियों का लखनऊ में इस विद्रोह के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि दिल्ली में निकलसन की मृत्यु हुई थी। अब बात करते हैं एक प्रश्न जो कि यहां पर छूट गया था कि जब बैरकपुर में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो उस समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे, यानी अंग्रेज कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो उनका नाम था बेनेट हैडसे। तो उस समय बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? तो बेनेट हैडसे। आइए अब बात करते हैं कि इस केंद्र को समझने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि इस विद्रोह का दमन 1859 ईस्वी के आते आते यानी 1859 ईस्वी के अंत तक अंग्रेजों ने सभी जगह से इस विद्रोह का दमन कर दिया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 1859 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो अब सवाल यह उठता है कि इस विद्रोह का असफलता का कारण क्या क्या था। तो आइए उस विद्रोह के असफलता के कारण के बारे में बात करें। तो इस असफलता के कई कारण थे, जैसे संगठन का अभाव, जो इस असफलता के कारण का असफलता का मुख्य कारण था। तो संगठन का अभाव में अगर बात करें कि अंग्रेज सैनिक पूर्ण रूप से संगठित थे, यानी अंग्रेज लोग जो थे वह बिल्कुल संगठित होकर इस विद्रोह का सामना कर रहे थे,
लेकिन भारतीयों के तरफ से कोई भी संगठित होकर इस विद्रोह को शुरू नहीं किया था, जो इस विद्रोह का असफल होने का सबसे प्रमुख कारण है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के असफलता का प्रमुख कारण क्या है, तो कारण तो कई सारे अभी हम लोग देखेंगे भी, लेकिन उन सभी कारणों में से सबसे प्रमुख कारण जो था वह था संगठन का अभाव। तो प्रमुख कारण अगर पूछा जाए तो यह बहुत सारे ऑप्शन दिए जाएंगे, मतलब इनमें से ही 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन प्रमुख कारण जब पूछा जाए तो सिर्फ संगठन का अभाव होगा। अब आइए दूसरे कारण की बात करें, तो दूसरा कारण है असफलता का कुशल नेतृत्व का अभाव। तो क्या हुआ कि भारतीय क्रांतिकारियों ने जिसने इस विद्रोह को शुरू किया, तो उन्होंने बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता मान लिया, जबकि बहादुर शाह द्वितीय वह कुशल नेतृत्व वह प्रदान करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वह वृद्ध हो चुके थे, वह कमजोर अवस्था में थे। तो इस वजह से वह कुशल नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं थे। तो यह भी इस विद्रोह का असफल होने का एक कारण था। तीसरे कारण के बारे में बात करें तो वह था राष्ट्रीय भावना का अभाव। तो इस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो इस समय राष्ट्रीय भावना किसी के मन में नहीं जगी थी, यानी राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हुआ था, क्योंकि जितने भी विद्रोही थे सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों ने विद्रोह किया था, लेकिन किसी के भी अंदर राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं था। तो इसी वजह से राष्ट्रीय भावना का अभाव होने के वजह से इस विद्रोह मतलब यह विद्रोह असफल हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना निजी स्वार्थ था। अगर किसी सैनिक को सैनिक कार्य से निकाल दिया गया है तो वह उस स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अगर किसी किसान को उसके किसानी कार्य से निकाल दिया गया तो वह अपने उस स्वार्थ से लड़ रहे थे। अगर किसी छोटे जमींदार को उनके जमींदारी से हटा दिया गया तो वह अपने उस निजी स्वार्थ से लड़ रहे थे। लेकिन किसी भी विद्रोहियों में, किसी भी क्रांतिकारियों में राष्ट्रीय भावना का उदय नहीं हुआ था। यही विद्रोह का एक कारण बना। अब बात करते हैं अगले कारण के बारे में, तो वह है सीमित संसाधन का होना। अगर अंग्रेजों की बात करें तो उनके लिए व्यापक संसाधन था, जबकि भारतीयों के लिए एक सीमित संसाधन था। तो इस वजह से इस विद्रोह का असफल होने का एक यह भी कारण था। फिर बात करते हैं अगले कारण के बारे में कि वह है सभी वर्गों का शामिल नहीं होना। सभी वर्गों का शामिल नहीं होने का मतलब कि 1857 के विद्रोह में कई ऐसे वर्ग थे जिन्होंने अपना साथ नहीं दिया, बल्कि वह भारतीय क्रांतिकारियों का साथ ना देके अंग्रेजों का साथ दे रहे थे इस विद्रोह के समय। तो वो लोग कौन कौन से थे जो 1857 के विद्रोह के समय शामिल नहीं हुए थे भारतीयों के तरफ से? तो वो थे जमींदार। जमींदार, बड़े जमींदार, छोटे जमींदार की बात नहीं आ रही है, तो बड़े जमींदार, साहूकार अर्थात व्यापारी वर्ग। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो जमींदार एवं साहूकार ने भाग नहीं लिया था। लेकिन जबकि हम लोग यह वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़े कि यह भी जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उस समय इनकी जमींदारी समाप्त हो चुकी थी। उस समय ये जमींदार नहीं थे। लेकिन जब यह विद्रोह हुआ और उस समय मौजूदा जमींदार, जो बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। उस समय के जो साहूकार थे, उस समय के जो व्यापारी वर्ग थे, उसने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, बल्कि इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसके साथ साथ इस विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने भी भाग नहीं लिया। तो शिक्षित वर्ग ने इस विद्रोह के समय बिल्कुल तटस्थ रहा। तटस्थ करने का मतलब यह हुआ कि इसने ना तो विद्रोहियों का साथ दिया और ना ही विद्रोहियों के खिलाफ हुआ, बस यह तटस्थ रहा। तो यह पूछा जाएगा
कि इसमें से मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण वो सफलता का था। तो मान लीजिए उसमें कोई अलग अलग कारण दे दिया जाए और दूसरा जो उसमें से एक ऑप्शन दिया जाए शिक्षित वर्ग की उदासीनता। तो शिक्षित वर्ग की उदासीनता का मतलब क्या हुआ कि वो तटस्थ रहे इस विद्रोह में, यह भी इस विद्रोह के असफलता का कारण था। फिर बात करें कि इस वर्गों में जो है शामिल नहीं होना, सभी वर्गों का शामिल नहीं होना के अंतर्गत कि अधिकांश देशी नरेश ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया, अधिकांश भारतीय राजाओं ने भाग नहीं लिया। जैसे ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ऐसे कई सारे अधिकांश भारतीय राजाओं ने इस विद्रोह में भाग नहीं लिया। लेकिन उन सभी में से सबसे अधिक अगर अंग्रेजों का किसी ने साथ दिया था तो वह था ग्वालियर के सिंधिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक अंग्रेजों का साथ दिया था। उसमें अलग अलग देशी राजाओं का नाम दिया जाएगा, तो लेकिन ग्वालियर के सिंधिया ने सबसे अधिक अंग्रेजों का साथ दिया था। तो चूंकि इस विद्रोह के दौरान जो है अधिकांश देशी नरेश ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इसलिए उस समय के मौजूदा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय राजाओं को, देशी नरेशों को तरंग रोधक कहा है। एवं लॉर्ड कैनिंग का एक कथन है कि अगर इस विद्रोह में ग्वालियर के सिंधिया भी अगर शामिल हो जाते तब हम लोगों को अगले दिन ही बिस्तर समेटना पड़ जाता, बोरिया बिस्तर समेटना पड़ जाता। तो यह कथन किसने कहा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। किसके संदर्भ में? तो ग्वालियर के सिंधिया के संदर्भ में। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर इन लोगों ने, खास करके ग्वालियर के सिंधिया ने, अगर इन क्रांतिकारियों का साथ दे दिया होता तो हमारा भारत 100 साल पहले ही आजाद हो जाता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों का साथ देने का काम किया। अब बात करते हैं कि इस असफलता के अगले कारण के बारे में, कि वह है समय से पूर्व क्रांति हो जाना, यानी समय से पूर्व इस विद्रोह की शुरुआत हो जाना। तो इस विद्रोह का जो एक डेट फिक्स किया गया था वह था 31 मई 1857 ईस्वी। लेकिन क्या हुआ कि यह विद्रोह अचानक कब शुरू हो गया? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को यह विद्रोह अचानक शुरू हो गया, यानी समय से पहले शुरू हो गया, जो इस विद्रोह के असफलता का एक कारण बना। तो प्रश्न अब क्या पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह के असफलता का क्या कारण था। अगर सिर्फ कारण पूछा जाए तो इसमें से जितने भी कारण हैं वह सभी आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मुख्य कारण की बात की जाए तो भले ही सभी ऑप्शन दिया जाए, लेकिन उसमें से क्या होगा कि सिर्फ संगठन का अभाव वह मुख्य कारण था। अब बात करते हैं कि जब यह विद्रोह असफल हो गया तब भारत में इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ। तो बात करते हैं परिणाम के बारे में कि इस विद्रोह का ही यह परिणाम था कि 1858 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत के शासन को पूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसद को दे दिया गया था। इस अधिनियम को हम लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हैं। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का और क्या परिणाम हुआ। तो इस विद्रोह के बाद ही जो है भारत में पील आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? तो पील आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का गठन क्यों किया गया था? तो भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय सेना का पुनर्गठन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो पील आयोग का गठन किया गया था। तो इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया, क्या प्रावधान किया गया था? तो आइए बात करते हैं कि इसके द्वारा जो प्रावधान किया गया था वह सर्वप्रथम यह था कि इस आयोग के द्वारा अब भारतीय सैनिकों की संख्या को कम करके ब्रिटिश सैनिकों की संख्या अर्थात यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि कर देना, क्योंकि इस विद्रोह में
अधिकांश भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था, तो इस वजह से भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया इस आयोग के द्वारा और अंग्रेजी सैनिकों की संख्या को वृद्धि कर दिया गया, गोरखा सैनिकों की संख्या को वृद्धि कर दिया गया, सिख सैनिकों की संख्या को वृद्धि कर दिया गया, क्योंकि गोरखा सैनिक, सिख सैनिक ने जो है इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का मदद किया था। ये पहला प्रावधान तो यह था। दूसरा प्रावधान कि ठीक है, भारतीय सैनिकों की संख्या को कम कर दिया गया, लेकिन अब जो भी भारतीय सैनिक लिए जाएंगे वह किन किन प्रांतों से लिए जाएंगे, यह भी एक प्रावधान किया गया था इस आयोग के द्वारा। तो वह जिन जिन प्रांतों से भारतीय सैनिकों को लिया गया था वह था गोरखा, यानी गोरखा के प्रांत से। फिर बात करें कि पंजाब के उत्तर प्रांत एवं सिख प्रांत से इस आयोग के तहत जो प्रावधान किया गया था उसमें भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। किन किन प्रांतों से भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था इस आयोग के द्वारा? तो सिख प्रांत, गोरखा प्रांत एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से। क्यों? क्योंकि इस विद्रोह में अधिकांश भारतीय सैनिक जो हिस्सा लिए थे वह बिहार एवं उत्तर प्रदेश के थे। तो इसी वजह से इस विद्रोह में, मतलब इस विद्रोह के बाद इस आयोग के द्वारा भारतीय सैनिकों में सिख, गोरखा एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से सैनिकों को लिया गया था, जिसने अंग्रेजों का मदद किया था उस विद्रोह के दौरान। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो यह तो था इस विद्रोह के बाद भारत में क्या परिणाम हुआ इस विद्रोह का। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह का स्वरूप क्या था। अलग अलग इतिहासकारों ने, चाहे वह भारतीय इतिहासकार हों चाहे वह अंग्रेज इतिहासकार हों, तो उन सभी का इस विद्रोह के संदर्भ में अलग अलग मत उन्होंने प्रदान किया है, जिसे स्वरूप कहते हैं। तो आइए अलग अलग इतिहासकारों ने इस विद्रोह का क्या क्या स्वरूप कहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। और यह जो भी यहाँ चार्ट दिया गया यह आपको याद करना है। तो आइए सर्वप्रथम बात करते हैं कि इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या फिर सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो वह वीडी सावरकर ने कहा है। विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है। तो किसने कहा है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? इस विद्रोह को प्रश्न पूछा जाता है, यहां पर जो भी चार्ट दिया गया सभी से प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो वीडी सावरकर को। फिर बात करते हैं अगले स्वरूप के बारे में कि 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र किसने कहा है? तो अंग्रेज इतिहासकार जेम्स आउट्रम एवं टेलर ने कहा है। फिर बात करते हैं कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, यह किसने कहा है? तो अंग्रेज इतिहासकार बेंजामिन डिजरेली ने कहा है। उसके बाद फिर 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था, तो यह किसने कहा है? तो अंग्रेज इतिहासकार सीले एवं लॉरेंस ने कहा है। फिर बात करें कि 1857 के विद्रोह को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा है? तो वह अंग्रेज इतिहासकार LR रीस ने कहा है। अब फिर अगले पॉइंट की बात करें तो 1857 के विद्रोह को सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा है? तो TR होम्स ने कहा है। फिर अगले पॉइंट के बारे में बात करें कि 1857 का विद्रोह ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, तो यह किसने कहा है? तो RC मजूमदार ने कहा है। भारतीय इतिहासकार RC मजूमदार ने इस कथन को कहा है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, यह किसने कहा है? तो डॉक्टर SN सेन ने कहा है, अर्थात सुरेंद्रनाथ सेन ने कहा है। अब लास्ट स्वरूप की अगर बात करें कि 1857 के विद्रोह को जो है सैनिक विद्रोह जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था, यह किसने कहा है? तो अंग्रेज इतिहासकार
पी रॉबर्ट्स ने कहा है। किसने कहा है? पी रॉबर्ट्स ने कहा है। तो यह अलग अलग इतिहासकार के द्वारा इस विद्रोह के बारे में उन्होंने स्वरूप प्रदान किया है। तो यह सभी से प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि इस विद्रोह पर कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है अलग अलग इतिहासकार के द्वारा। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं कि 1857 के विद्रोह पर कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि पुस्तक का नाम है 1857। 1857 पुस्तक का नाम ही है। तो यह किसने लिखा है, इसके लेखक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ सेन थे। सुरेंद्रनाथ सेन, जिसे डॉक्टर एस.एन. सेन भी कहा जाता है, यह 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार या सरकारी लेखक थे। यहां देखिए रेड मार्कर से लिखा गया है सरकारी इतिहासकार। तो यह प्रश्न पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार या सरकारी लेखक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ सेन थे, जिन्होंने 1857 पुस्तक लिखा है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस अर्थात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो वी.डी. सावरकर ने लिखा है। फिर नेक्स्ट पुस्तक के बारे में बात करें कि द सिपोई म्यूटिनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अर्थात 1857 का विद्रोह एवं सैनिक विद्रोह, यह किसने लिखा है? तो आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। अब बात करते हैं अगले पुस्तक के बारे में इस विद्रोह पर, वह है द ग्रेट रिवेलियन अर्थात महान विद्रोह। वह किसने लिखा है? तो अशोक मेहता ने लिखा है। अब बात करते हैं अगले पुस्तक के बारे में, तो वह है 1857 का विद्रोह। पुस्तक का नाम ही है 1857 का विद्रोह। तो यह पी.सी. जोशी ने लिखा है। फिर बात करते हैं अगले पुस्तक के बारे में कि वह है असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद, यह किसने लिखा है? तो सैयद अहमद खान ने लिखा है। तो यह जो पुस्तक जिसे सैयद अहमद खान ने लिखा था, तो यह 1857 के विद्रोह पर लिखा जाने वाला पहला पुस्तक था जिसे भारतीय भाषाओं में लिखा गया था। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि 1857 के विद्रोह पर भारतीय भाषा में लिखा जाने वाला पहला पुस्तक कौन था? तो वह था असबाब ए बगावत ए हिंद, जिसके लेखक कौन थे? तो सैयद अहमद खान। तो उसे लेखक के संदर्भ में भी ऐसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह पर भारतीय भाषा में लिखने वाला पहला इतिहासकार, पहला लेखक कौन था? तो वह था सैयद अहमद खान। तो इस तरह से आज हम लोगों का 1857 का विद्रोह समाप्त हुआ। तो आप लोगों को आज का क्लास कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। थैंक